मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तैयारी JNV की इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। संख्याएं हमारे पास सबसे पहले प्राकृत संख्या के रूप में आती है। पहले आप इनको समझें, इनसे संबंधित प्रश्न हम अगली वीडियो में करेंगे। ये संख्याएं समझनी जरूरी हैं क्योंकि बहुत काम आती है हमारे। प्राकृत संख्या वह संख्या है जिसे हम प्रकृति में मौजूद जो वस्तुएं हैं या जो पदार्थ हैं या आकार हैं उनको गिनने में इस्तेमाल करते हैं। हम जैसे अंगुलियां हैं हमारे पास, अंगुलियों को गिन रहे हैं 1 2 3 4 5 अंगुलियां हमारे पास होगी। तो गिनने में, प्रकृति में विद्यमान किन्हीं भी वस्तुओं को गिनने में जो संख्याएं प्रयोग में लाई जाती हैं उन्हें हम प्राकृत संख्या कहते हैं। और प्राकृत संख्या हमेशा 1 से शुरू होती है। 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, क्योंकि हम वस्तुओं को देखते हैं तो कम से कम एक वस्तु हमें दिखाई दे जाती है, इससे कम वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद ये चलती रहती है और कहाँ तक जाती है? ये अनंत तक। अनंत का मतलब इतनी बड़ी संख्या जिसको हम गिन ही नहीं सकते हैं, ठीक है। और ये सारी जोड़ वाली संख्याएं हैं जो प्राकृत संख्या हमारे पास होती है, ठीक है। उसके बाद पूर्ण संख्या हमारे पास आ गई। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या में यदि शून्य को शामिल कर लिया जाए, उसी प्रकार ये भी कहां तक जाएगी? अनंत तक। प्राकृत संख्या में सिर्फ शून्य को हमने शामिल किया है तो हमारे पास क्या बन गई? वो पूर्ण संख्या बन गई। एक प्रश्न हमारे पास ये भी आ सकता है कि प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में क्या अंतर है। तो प्राकृत संख्या में क्या है? शून्य नहीं होता, पूर्ण संख्या में शून्य होता है। दूसरा प्रश्न इससे संबंधित आ सकता है कि क्या प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कह सकते हैं? तो देख लें कि क्या सारी की सारी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं में हैं? बिल्कुल हैं। तो प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं। क्या सभी पूर्ण संख्याओं को प्राकृत संख्या भी कह सकते हैं? ये भी प्रश्न आ सकता है। तो सभी पूर्ण संख्याओं में तो 0 भी आ गया, 0 प्राकृत संख्या में नहीं आता। तो यदि हम यहां से देखेंगे तो 0 को हम प्राकृत संख्या नहीं बोल सकते, बाकी सारी की सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं भी हैं, सिर्फ 0 को लेके हम नहीं कह सकते, ठीक है ना। तो ये प्रश्न आ सकते हैं। दूसरा अगली हमारे पास संख्या है सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? आप अच्छे से जानते हैं, जो संख्या 2 से पूरी भाग हो जाती है। पूरी का मतलब हो गया कि उस संख्या को यदि 2 से भाग दें तो शेष 0 बचे, ठीक है। अब सम संख्या हमारे पास 2 4 6 8 2 के अंतराल वाली जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी क्या होगी? सम संख्या होगी, ठीक है। और इसकी एक पहचान ये भी है कि जिस संख्या के इकाई के अंक क्या हो? 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वह एक सम संख्या होती है, ठीक है। विषम संख्या इससे बिल्कुल विपरीत। सम संख्या वो संख्या जो 2 से पूरी भाग हो जाती है, और विषम संख्या वह संख्या जो 2 से पूरी भाग नहीं होती है। अर्थात जिस संख्या को 2 से भाग देने पर शून्य शेष नहीं बचता है, वह विषम संख्या है। जैसे 1 3 5 और उसी प्रकार चलती रहती है। और इसकी पहचान क्या है कि जिस संख्या का इकाई का 1 3 5 7 या 9 हो वह विषम संख्या होती है। इकाई का ध्यान रखना है, ठीक है। भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या के बारे में आप गुणनखंड पढ़ चुके हैं कि किस संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं। जैसे मैं कह दूं कि 10 के कितने गुणनखंड हैं? 10 को कौन सी संख्या भाग दे देगी? 1 दे देगी, 2 दे देगी, और क्या 5 दे देगी, और 10 पूरा भाग दे देगी। तो इसके कितने गुणनखंड हो गए? 4। यदि मैं 5 की बात करूं तो 5 के कितने गुणनखंड हो गए? 1 और 5, ठीक है। 1 और 5 हो गई। तो जिस संख्या के 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो, जैसे 10 के 4 हैं, तो यह क्या है? एक भाज्य संख्या है। जिस संख्या के 3 या 3 से ज्यादा गुणनखंड हो वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। और भाज्य संख्या हमारे पास संख्याओं में यदि इनकी बात करें, सबसे पहली भाज्य संख्या हमारे पास क्या आती है? वो 4 आती है। उसके बाद 6 है, फिर 8 है, फिर 9 है, फिर 10 है, 12 है, 14 है, 15 है, इस प्रकार ये। क्योंकि जब आप इनके गुणनखंड गिनेंगे या निकाल के देखेंगे तो वो 3 या 3 से ज्यादा मिलेंगे। अभाज्य संख्या इसके बिल्कुल विपरीत। इसके 3 या 3 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, लेकिन अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। 2 गुणनखंड कौन से? एक तो एक संख्या जो हर संख्या गुणनखंड है, और दूसरा वो खुद वही संख्या। अर्थात अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। जिस संख्या के 2 गुणनखंड हो, केवल 2 गुणनखंड हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्या हमारे पास 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, और इसी प्रकार चलती रहेगी।
आप इनके गुणनखंड देख लें, सभी के गुणनखंड क्या है, केवल 2 गुणनखंड है। और ऊपर वाली संख्या जो भाज्य संख्या है उनके 3 या 3 से ज्यादा गुणनखंड आपको मिलेंगे। अब इसमें प्रश्न क्या आएगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 भाज्य संख्या। अब वो घुमा फिरा के पूछ लेता है प्रश्न को कई बार, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या। अब विषम देखो, ये भी सम है, ये भी सम है, ये भी सम है, ये भी सम आ गई 9। तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है, 9 है। इसका ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और अभाज्य संख्याओं में सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, और सबसे छोटी अभाज्य विषम संख्या वो क्या होगी, 3। और इसके अंदर 2 ही केवल एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य भी है, और कोई भी सम संख्या आपको अभाज्य नहीं मिलेगी, ये 2 है। और रही बात संख्या 1 की, संख्या 1 के बारे में आता है कि वो न भाज्य है न ही अभाज्य है, क्योंकि संख्या 1 के कितने गुणनखंड है, 1 ही गुणनखंड है। अभाज्य की परिभाषा इसमें 2 गुणनखंड होते हैं, केवल 2, और 2 ही होते हैं, जरूरी है 2 गुणा। तो 1 के 2 गुणनखंड नहीं है, तो वह अभाज्य संख्या नहीं है। और भाज्य की परिभाषा क्या होगी, 3 या 3 से ज्यादा गुणनखंड हो, लेकिन 1 का तो 1 ही गुणनखंड है, तो ये भाज्य में भी नहीं आती। तो 1 एकमात्र ऐसी संख्या है इन प्राकृत संख्याओं में जो ना भाज्य है और न ही अभाज्य, ठीक है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, और 2 ही केवल ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य भी है। ये ध्यान रखना, ये बार बार आता है ये प्रश्न, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आशा है कि इन संख्याओं के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। इससे संबंधित प्रश्न हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।